ओके ठीक है, डन। सो बेसिकली मैं बातचीत कर रहा था कि सिलेबस की बाउंड्री हमारी है और उसके बाहर भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा हर सब्जेक्ट में हो सकता है, ठीक है ना। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट दिस पेपर। तो कुछ जो टॉपिक्स हैं जो बाहर के हैं, वहां आपका फोकस कई बार होता है क्वेश्चन देखते वक्त आप ये छोड़ के यहां फोकस करते हैं कि यहां से क्या आ रहा है, जबकि ये हार्डली 5 to 6% ही होगा, नॉट मोर देन दैट। तो 95% पोर्शन आपका यहां पर छुपा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, इधर फोकस स्टार्ट करते हैं और ये भूल जाते हैं कि मेरा बेसिक भी मुझे पढ़ना है। इज इट क्लियर? तो जो बेसिक आपके सिलेबस में लिखा है वो पहले फोकस करो आप। और ये कुछ नए टर्म्स मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट में। पॉलिटी में हो सकता है कुछ नया पूछ ले। यहां पर जो अभी हम करने वाले हैं पार्ट 3, इसमें आप देखेंगे एजुकेशन के कुछ नए प्रोग्राम्स पूछ लिए। अब एग्जिस्टिंग अभी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो बेसिकली जिसको पढ़ना आप उसके बारे में ही है, बट इन्होंने पूछ लिया मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी क्या है, जबकि वो एग्जिस्ट भी नहीं करता अभी। आप नाम सर्च करोगे मिल जाएगा, लेकिन वो नेम वाइज वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट इन्होंने पूछ लिया। तो ऐसी जगह पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अचानक से नया आ गया क्वेश्चन। वो हार्डली 5 to 6% ही कवर कर रहा। तो आप बेसिक प्रिपरेशन पहले यहां से करो, बाकी अपडेटेड चीजें जितनी वो मैं करा दूंगा। अब जैसे मान लो AICT का पोर्टल है, इंजीनियर्स, इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? यस, है ना। इंजीनियर्स इसलिए बोला बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेज और MBA कॉलेज, इन दोनों को अप्रूवल देने का काम ये बॉडी करती है। तो आपके इंजीनियरिंग के जितने भी फॉर्म्स होते हैं उसमें AICT अप्रूव्ड लिखा रहता है। आपके सर्टिफिकेट या ब्रोशर या कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस, उसमें AICT लिखा रहता है। एनीवेज, तो आप देखेंगे इनके जब पोर्टल पर आप जाएंगे, वेबसाइट या पोर्टल, वहां जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे नए नए टर्म्स नजर आएंगे। क्लियर है? नए नए टर्म्स नजर आएंगे। अब ये सारे टर्म्स आपको याद हो एक बार में, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वहां से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। CGPSC ने वहां से भी क्वेश्चन पूछा है। दैट डजंट मीन कि हम वेबसाइट खोल खोल के सब याद करना शुरू कर दें। लेकिन मान लो कोई चीज अपडेटेड है, न्यूज़पेपर में कहीं पर है, या आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया कि एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, या प्राइम मिनिस्टर ने अपने डिस्कशन में कहीं पर कुछ बोला है, तो वो चीज आपके नजर में आनी चाहिए। क्योंकि PSC थोड़ा सा करंट अफेयर्स को वैसा फॉलो करने लगी कि न्यूज़पेपर में क्या आया उसको फॉलो करना है। क्लियर है? तो ये न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपको फोकस करना चाहिए। न्यूज़पेपर में मैंने आपको मिनिमम बताया कि एक इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है, सिंस यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, सो यू कैन गो विथ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। बट इसे UPSC जैसा नहीं पढ़ना। मोटी मोटी खबर पढ़नी है, नेशनल इंटरनेशनल क्या चल रहा है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है कि पता चला गुम हो गया इंडो चाइना में क्या चल रहा है। मोटी मोटी बात जितने में आपका काम चल जाए, वो भी फिर से सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद पढ़ना कि पूछ क्या रहे। अननेसेसरी ब्रेन में डेटा इकट्ठा नहीं चाहिए, उतना करने का कोई सेंस भी नहीं है आपको। और एक पेपर हिंदी वाला पढ़ना है आपको। हिंदी वाला किस लिए? ताकि हम लोकल गवर्नमेंट को अपडेट कर सके, और वो आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सिंगल पेज आता है छत्तीसगढ़ के बारे में, वो बिल्कुल भी इनफ नहीं हमारे लिए। उससे ज़्यादा कवरेज भास्कर या नवभारत में होता है। तो कोई एक भास्कर ले लो, कोई एक नवभारत ले लो, कोई एक पत्रिका ले लो, और 3 आपस में एक्सचेंज करो। 60-80% न्यूज़ सिमिलर होती है, लेकिन दैनिक भास्कर का कवरेज थोड़ा सा वाइडन है। तो आप भास्कर ले सकते हैं, बट नवभारत का कवरेज भी अच्छा होता है, गवर्नमेंट न्यूज़ दे देते हैं लगभग। और फिर लास्ट में आपके पास है जनसंपर्क की वेबसाइट, संवाद जिसको कहते हैं लोग, है ना। इनका पब्लिक रिलेशन ऑफिस वाली एक वेबसाइट है, जहाँ से वो जनमन मैगजीन प्रिपेयर होती है। वो मैगजीन भी मोर देन इनफ है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, बट फिर भी न्यूज़पेपर एक अलग वेटेज देता है आपको कि एलिफेंट आ गए अचानक, है ना। इस तरह की जो न्यूज़ है, इससे होता ये है कि आपको उस फॉरेस्ट एरिया का पता लग जाता है, या उस के बारे में, उस एरिया में पर्टिकुलरली है क्या वो पता लग जाता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है, रटना नहीं है, उसको पढ़ना होता है।
मान लो रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो रिवर आप नोट कर लो कि अच्छा ये कांकेर के पास की कोई रिवर है। जैसे कल परसों कांकेर के पास लेपर्ड दिखाई दिया, है ना, तो वो हिल का नाम होगा या फॉरेस्ट का नाम होगा, वो नोट कर लो। अब ये इंफॉर्मेशन क्या होता है, आप बैठ के रटना शुरू करोगे तो आपको बर्डन लगेगा, लेकिन न्यूज़पेपर में विद फोटो पढ़ लिया, नोट डाउन कर लिया, तो वो आपके लिए इजी। क्लियर है? तो ये आपके न्यूज़पेपर पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए। एवरी डे यू शुड गो विद द न्यूज़पेपर। अवॉइड नहीं करना कि लास्ट में हम पढ़ लेंगे एग्जाम के पहले, वो होता नहीं। फिर आप वेट करते हो किसी का नोट्स मिल जाए या कोचिंग वाले दे दें कि साल भर में क्या क्या हाईलाइटेड रहा, फिर आप रट्टा लगाते हो और क्वेश्चन गलत करके आते हो। तो बेटर है एवरी डे का डोज लोगे तो वो कम है ना, थोड़ा 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 करके इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारे तरीके हैं। अब बात करते हैं पेपर 7 पार्ट 3। इस पेपर में, एजुकेशन वाले पेपर में, कुछ करंट अफेयर्स भी कंट्रीब्यूट करेगा आपको, और अलर्ट भी रहना है कि चल क्या रहा है। जैसे आपको कुछ एडिटोरियल्स मिलेंगे रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको पढ़ना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं एनईपी पर। क्लियर है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अलग अलग है, लाइक इम्पैक्ट ऑफ एनईपी ऑन हायर एजुकेशन, ये भी पूछ लिया है। ठीक है, तो वो सब क्या है, आपको एक जगह कहीं मिलेगा नहीं, एडिटोरियल से हम निकाल सकते हैं। और अक्सर महीने में एक बार एनईपी पर बात होगी या एजुकेशन पर बात होगी, कोई ना कोई लिख रहा होगा। और इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में इनफ एडिटोरियल आते हैं जिससे आपके आंसर्स इंप्रूव कर सकें। इस बार ऐसे आया ना एनईपी पर, देखा होगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने भी गेस किया था, मैंने यूट्यूब में 2-3 दिन पहले क्लास भी लिया था और वो आ गया। तो ऐसा नहीं कि बहुत कोई कमाल हो गया, वो आना था। क्लियर है? बस ये है कि आपको प्रिपेयर करके रखना है वो। तो कुछ एरियाज हैं जो बाय डिफॉल्ट पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर्स कुछ भी हो सकता है, या फिर सीजी गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लेकर आ रही है, वो स्कीम कोई भी हो सकती है। जैसे इन्होंने क्या किया है, कुछ लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं जो सोशल ओरिएंटेड है। जैसे गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन पूछा है, डिफरेंटली एबल्ड का पूछा है, और एक और है उसमें, देखूंगा तो याद आ जाएगा। तो 3 सेक्शंस में उन्होंने सीजी वाला भी पूछ लिया है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या कर रही है उस मैटर पर इन्होंने पूछा है। तो सीजी गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्ट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर करंट अफेयर्स का और कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, जैसे मनरेगा, आपको याद होगा कोविड के टाइम पर छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ठीक है, वो करंट अफेयर्स में काफी था। अब इन्होंने मनरेगा पर भी सवाल कर लिया है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट एक आपका टॉपिक है। तो एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक से इन्होंने मनरेगा से सवाल किया। अब मनरेगा इन जनरल आपको वैसे पता होना चाहिए एज ए गवर्नमेंट स्कीम, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम से काम चलेगा नहीं। करंट में क्या चल रहा है वो आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको लिखना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे वो न्यूज़पेपर बेस्ड हैं, इन्होंने फोकस किया है वहां पर कि वो न्यूज़ में था इसलिए इन्होंने पूछ लिया। सो जितने भी टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं पर, जैसे मिड डे मील स्कीम है अभी 3 days बिफोर झारखंड या बिहार की न्यूज़ है, पता नहीं वहीं पर हर बार ये घटना क्यों घटती है। छिपकली गिर गई, बच्चे बीमार पड़ गए। इसके पहले 4 years बैक छिपकली गिर गई, उसको पका भी दिया उन लोगों ने, और फाइनली ये बच्चों ने खाना खाया तो डेथ हो गई बच्चों की, पॉइजन, राइट। तो वो बड़ी न्यूज़ थी नेशनल, क्योंकि डेथ हो गई बच्चों की। अभी तो सिर्फ उनको ट्रीटमेंट दिया, बेसिक ट्रीटमेंट। तब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड, राइट। तो ये यूपीएससी का स्टाइल है, बट सेम सीजी कुछ मामलों में कॉपी करने लगे हैं सीजीपीएससी वाले। सो आपको क्या करना है, मिड डे मील स्कीम का वो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ढक के खाना बनाया जाए। इन जनरल वैसे करना चाहिए, लेकिन ठीक है, गांव में पता नहीं चलता है, लोग है ना, पता चला कि अब जैसे छत्तीसगढ़ में तो हमारे गांव में या स्कूल जो है वो बहुत ऐसे लेंटर वाले स्कूल नहीं है कि छत बनी हो सीमेंट वाली, वैसा नहीं, कंक्रीट नहीं है। कुछ जगह वो खप्पर वाले घर स्कूल होते हैं। तो पता चला छिपकली, सांप, कुछ भी गिर गया खाने में, लाइक दैट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, माइक्रो लेवल पर जब आप फोकस करेंगे तो आपके वो आंसर को एक डिफरेंट लुक दे देगा। बाकी लोग उसको नहीं पकड़ रहे होंगे, बट आपने पकड़ लिया।
तो आपने एक सेफ्टी का पॉइंट डाल दिया मिड डे मील स्कीम में, आया है क्वेश्चन मिड डे मील स्कीम पर, आ रहा है समझ में? तो न्यूज़पेपर से क्या लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बट आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तरफ हम न्यूट्रिशन फोकस कर रहे हैं, बच्चों का स्कूल रिटेंशन फोकस कर रहे हैं, तीसरी तरफ हमें सेफ्टी पर भी फोकस करना है क्योंकि छोटे बच्चे। इसी में कास्ट का एनालिसिस आया है मिड डे मील स्कीम में कि दलित महिला खाना बना रही तो हमें उनके हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाना है, ऐसा बच्चों ने बोल दिया था, तब भी यूपीएससी ने पूछा था। फिर वहां के अभी 2 साल पहले की बात है, कलेक्टर ने कहा कि मैं खाना खाऊंगा पहले फिर आप लोग खाएंगे और मैं साथ बैठूंगा। तो ऐसा उन्होंने लगभग 1 वीक तक किया कि दलित महिला खाना बनाएगी, मैं पहले शुरू करूंगा फिर बाकी बच्चे खाएंगे। तो दिस इज गुड इनिशिएटिव, है ना, अच्छा था ये ऐसे एग्जांपल्स हमें कोट करने चाहिए। तो कास्ट सिस्टम, कास्ट बैरियर हम खत्म कर सकते, बिकॉज एजुकेशन में छोटे बच्चों के दिमाग में ये जाना कि दलित महिला खाना बनाएगी तो हम नहीं खाएंगे। तो मिड डे मील स्कीम के कई डायमेंशन आपको दिख गए। फिर खाना बनाने वाले कौन है उसमें? नो, पर्टिकुलर ग्रुप से हैं वो। हाँ, किसी ने बोला सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो ये एक डायमेंशन आ गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग बनाएंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया। अब उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल रहा है? वो जो भी चीजें हैं, जो भी वहां का राशन है, वो उसमें से खासकर वेजिटेबल वाला एरिया वो खुद वो प्रोड्यूस करेंगी, वो लेकर आएंगी, पैसे गवर्नमेंट देगी उनको। क्लियर है? तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर दिया हमने। आप देखोगे बर्तन वर्तन, गैस वैस सब वो लोग मैनेज करेंगे, गवर्नमेंट उनको पे करती है। तो आपको एक टॉपिक में कई सारे डायमेंशंस तलाश करने हैं, और ये कब होगा? जब आप न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि एक जगह लिखा हुआ सब नहीं मिलेगा। जो भी मैं बता रहा हूं ये न्यूज़पेपर की हेल्प से होना है। तो न्यूज़पेपर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फिर वो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे अभी आज वाला हो या फिर पॉलिटी हो या फिर आपका एनवायरमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, व्हाटएवर, तो आपको पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर और उसके नोट्स भी बनाने चाहिए। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं चाहिए आपका न्यूज़पेपर पे। पता चला कि सर 3 आवर्स लग गए हमको, नो, इतना नहीं चाहिए। 1 आवर इज मोर देन इनफ। यूपीएससी में 3 to 4 आवर्स चलते हैं, बट यहाँ 1 आवर में आपका काम हो जाता है। बहुत गूगल R&D नहीं करना कि उतना जाकर ये लोग नहीं पूछने वाले। मिनिमम जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो पढ़ो, नोट डाउन करो, दैट्स इट। उसमें भी आपको वर्ड लिमिट दिख रहा है कि मैक्सिमम कितना लिखना है हमको। 1000 वर्ड्स में आंसर्स तो आएंगे नहीं आपके, ऐसे छोड़कर। तो आपको ऐसे के टॉपिक्स का आइडिया भी होना चाहिए कि ये ऐसे में पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा। और ये कब पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस करोगे। तो मेरा फोकस बार बार यहीं पर होगा कि PYQ आप सबसे पहले सिलेबस, फिर PYQ आप कितना एनालाइज कर रहे हैं, एंड देन करंट अफेयर्स आप कितने कमांडिंग पोजीशन में, तब जाके आपका आंसर बेटर होगा। क्यों? देखो, टॉप रैंक टारगेट करना चाहिए। सिर्फ एग्जाम में पास होना है ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा एनालिसिस आपको मिल रहा है, तो हमेशा आपका टारगेट टॉप रैंक होना चाहिए। टॉप रैंक में जाने के लिए ये सब काम करना पड़ेगा। बाकी पेपर 7 तो सभी लोग पढ़ रहे होंगे ना, हर कोचिंग में पढ़ा ही रहे होंगे। आपने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा वो आपका वेटेज होगा, ठीक है। सो सबसे पहले सिलेबस लिखिए आप, मैंने उसको ब्रेक किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिख कर चलेंगे। टॉपिक 1 ह्यूमन रिसोर्सेज, टॉपिक 1 ह्यूमन रिसोर्सेज, देन सब टॉपिक उसके अंदर में ही लिखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, देन सब टॉपिक 2 employability and productivity of human resources, employability and productivity of human resources। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैंने सेपरेट करवा दिया है, वो आपको होपफुली कल मिल जाएगा, ठीक है ना, किस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन है, वो यहाँ लिखवाने से टाइम वेस्ट होगा। देन टॉपिक 2, मेन टॉपिक 2, टॉपिक 1 किया, टॉपिक 2 वेरियस ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेरियस ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें एम्प्लॉयमेंट के जितने भी वेराइटीज, इकोनॉमी हो गया आपका,
कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। तो जिन्होंने किया होगा उनको मतलब ये आइडिया मिल जाएगा। मैं यहाँ पढ़ाऊँगा बट वहाँ भी आप पढ़ते हैं सेम चीज़। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ टर्मोलॉजीज हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, है ना। यहाँ टॉपिक दिया इन्होंने ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट क्वेश्चन इन्होंने आपके टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से पूछा हुआ है। सारे टाइप्स लगभग पूछ लिए इन्होंने हर साल, राइट, 2 मार्क्स में। और कुछ और एडिशनल चीज़ें भी पूछी हैं, जैसे इन्होंने पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आए। फिर इन्होंने पूछा है व्हाट इज महात्मा गांधी मनरेगा पूछा है, एक्सप्लेन दी परफॉर्मेंस ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इन मनरेगा ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 19 के एग्जाम का है जो 20 में आपका हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया है। तो करंट अफेयर्स अभी जो मैं बता रहा था वो पूछा हुआ है। फिर इन्होंने पूछा है थ्रो लाइट ऑन दी करंट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हो रहा है? तो ट्रेंड्स बोलकर इन्होंने बहुत कुछ पूछ लिया आपसे। एक क्वेश्चन आया है इनका, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। ये 23 के एग्जाम का लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। फिर पूछा है हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड, देन इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो वैरायटी देख रहे हैं, क्लियर है? एक ही टॉपिक में कितनी वैरायटी है। तो जो टॉपिक लिखा है उससे हटके भी इन्होंने कुछ पूछा है, जो मैं यहाँ पर बता रहा था, वेरिएशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, नाउ टॉपिक 3, एम्प्लॉयमेंट के बाद टॉपिक 3, रोल ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, रोल ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड काउंसिल्स in human resources development, ओके। अब सब टॉपिक 1, एनसीईआरटी, सेकेंड नेशनल एजुकेशनल स्कीम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको फिर मैंने अलग से एक टॉपिक ही बना दिया, ठीक है। नेशनल स्कीम एक जगह देख लेंगे हम लोग, नेशनल एजुकेशनल स्कीम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देन सब टॉपिक 3 यूजीसी, ये इंस्टीट्यूशन है, यूजीसी रेगुलेटरी बॉडी है बेसिकली। देन नेक्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, अगेन इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा ये। देन AICT, All India Council for Technical Education. Then next, National Council for Teachers Education, National Council for Teachers Education. Next subtopic, vocational education, Next, Agriculture Research Council, IIT, NIT, IIM, NLU, Polytech, एंड फाइनली ITI। अब इसमें क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है इन सेक्शंस में, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग IIM, ऑब्जेक्टिव्स पूछा है। NLU में पूछा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एज सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, ये क्वेश्चन आया है। उसी में एक और क्वेश्चन है, डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NLUs। तो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव, पर्पस। पॉलीटेक में पूछा है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीटेक्निक, और ITI में पूछा है विच स्टूडेंट्स आर गिवन एडमिशन इन ITI। फिर ITI में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय ITI, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देन व्हाट इज नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, तो ये भी ITI में ही पूछा है इन्होंने।
फिर एनआईटी से पूछा है व्हाट डू यू नो अबाउट एनआईटी। आईआईटी में पूछा है, मोस्टली 2-3 क्वेश्चन आए हैं, इन्होंने एग्जाम के बारे में पूछा कि एंट्रेंस कैसे होता है। विच एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इन आईआईटी एंड एनआईटी। एक्सप्लेन द एडमिशन प्रोसेस, फिर से पूछा है इन आईआईटी। हाउ एडमिशन कैन बी टेकन इन आईआईटी। तो ये 3 बार एडमिशन पूछ लिया इन्होंने। है तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो लिखते नहीं बनेगा। फिर एआईसीटी के बारे में पूछा है, व्हाई एआईसीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो ऑब्जेक्टिव लिखना है इसमें भी। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। सॉरी, ये गलत जगह कॉपी हो गया। ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एजुकेशन में आ जाएगा, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। नाउ टॉपिक 4, नेशनल एजुकेशनल स्कीम्स। नेशनल एजुकेशनल स्कीम्स, इसमें टॉपिक इन्होंने ऑफिशियली नहीं दिया है सिलेबस में, बट 2-4 लिख लीजिए, जैसे हमें क्या क्या पढ़ना होगा। मिड डे मील स्कीम, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देन RTE राइट टू एजुकेशन, देन आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। एक तो राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ना है और दूसरा राइट टू एजुकेशन आर्टिकल भी देख लेना हमको। फिर एक क्वेश्चन आया, पढ़े भारत बढ़े भारत। तो ये स्कीम भी आप देख लेंगे, जो आया है ऑलरेडी वो पढ़ना है आपको, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वो यहां लिख सकते हैं। फिर इन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में लिखने बोला 2 मार्क्स में। और एक रूसा प्रोग्राम है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, RUSA, इंग्लिश में भी वैसे ही लिखा जाएगा वो, रूसा, RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इन्होंने पूछा इस सेक्शन में। एक पूछा है 8 मार्क्स में, राइट अबाउट द मेजर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया। तो अब इसमें कोई एक स्कीम नहीं पूछा है। 8 मार्क्स मीन्स 100 वर्ड्स, ठीक है ना। तो 100 वर्ड्स में आपको कम से कम 5-6 प्रोग्राम्स लिखने हैं, 2-2 लाइन में सबको डिफाइन करते हुए। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक्सपीरियंस से उठाकर लिख दीजिए कि ये चल रहा है रेंडमली, क्योंकि कम से कम नए में 50 प्रोग्राम्स होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं है। अब इसमें से हार्डली 8-10 को आप अच्छे से तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको लिखना पड़ेगा कि डिफरेंट स्कीम्स क्या है, क्योंकि 8 मार्क्स में आप रिस्क नहीं लेंगे। और देखो ये क्वेश्चन कमजोर हुआ, इवन दो यू विल गेट 1 मार्क, बट ये क्वेश्चन कमजोर हुआ तो 4 मार्क्स नहीं देंगे वो आपको, 2 पे उतार देंगे आप। तो लॉस यहाँ ज्यादा है। यहाँ तो मिनिमम मिल रहा है ना 50%, और मिनिमम 50% सभी क्वेश्चंस में नहीं मिले आपको तो आप वैसे दौड़ से बाहर है। आप दिमाग लगाओ, यदि आपको 1400 में से 700 नहीं आते हैं मार्क्स तो अब वैसे आप दौड़ से बाहर हो गए, क्योंकि पास होने के लिए भी आपको उससे प्लस चाहिए ना मार्क्स। तो हर क्वेश्चन में 50% आपका टारगेट होना चाहिए, और हर क्वेश्चन में 50% नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप पहले ही दौड़ से बाहर हैं। और एटलीस्ट 2 में से 2 वो आपको दे दें, 1.5 दे दें, 1.75 दे दें, पॉइंट में भी देते हैं ना मार्क्स वो लोग, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बड़े क्वेश्चंस में कम से कम 5 मार्क्स लेना है आउट ऑफ 8, तब जाके आपका स्कोर टॉपर वाला बनता है। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है बड़े क्वेश्चंस पे, छोटे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, लेकिन ज्यादा मेहनत। एनीवेज, नेक्स्ट टॉपिक 5, एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसका सब टॉपिक लिखिए,
universal equal elementary education, universal equal elementary education, then second subtopic, higher education and technical education, higher education and technical education, then third one is quality of vocational education, quality of vocational education, ये थर्ड सब टॉपिक है। वोकेशनल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा है बट आए हैं क्वेश्चन। अब एक दो एग्जांपल आप समझ लीजिए क्या पूछा है इन्होंने। हाउ एजुकेशन इज हेल्पफुल इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ यूनिवर्सल इक्वल एलिमेंट्री एजुकेशन इन छत्तीसगढ़। तो अब छत्तीसगढ़ भी जोड़ दिया है इसमें, तो ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना है आपको, छत्तीसगढ़ में एजुकेशन में क्या चल रहा है, राइट। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एन इक्वल प्राइमरी एजुकेशन, ये 20 का क्वेश्चन है। व्हाट बेसिक फैसिलिटीज शुड बी देयर इन अ प्राइमरी स्कूल, ऐसे भी क्वेश्चंस आए। तो ये कॉमन सेंस वाला भी हो सकता है बट आप पढ़ के लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कॉमन सेंस में क्या लिख सकते हैं, क्या होना चाहिए, सैनिटेशन, हाँ, ड्रिंकिंग वाटर, देन यस, हाँ, केयर टेकर होना चाहिए कि वो प्राइमरी है तो छोटे बच्चे हो सकते हैं, है ना, जो आय बाई वगैरह टाइप के होते हैं। सो मेड्स होनी चाहिए वहाँ पर। हालांकि गवर्नमेंट में सब मेंटेन नहीं करते हैं वो लोग, प्राइवेट में तो फिर भी मेंटेन करते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट सेफ्टी के लिए भी होना चाहिए उनके पास। आजकल टेबल चेयर सभी जगह हम दे रहे हैं, तो मिनिमम टेबल चेयर्स होने चाहिए, क्योंकि कई जगह आप देखें ज़मीन पर बैठते हैं बच्चे, फिर कुछ जगह टिन शेड है, सेफ्टी नहीं है, सीमेंट नीचे से कुछ गिर रहा है, ऊपर से कुछ गिर रहा है, बच्चे नीचे बैठे हैं सर पे, अभी बहुत सारा ये सब चलता रहता है। आप देखोगे बारिश में कई स्कूलों में पानी भर गया। तो ये जितने पॉइंट्स हैं आप, हालांकि 2 मार्क्स में है लेकिन फिर भी जितना याद आ जाए उतना लिखना है। तो घबराना नहीं है, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि टेक्निकली बहुत कुछ लिखा होगा इन लोगों ने भी, इन्होंने भी यही सब लिखा होगा। फिर एक क्वेश्चन आया, इन्होंने पूछा है डिस्कस एफर्ट्स टेकन बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इन स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी एजुकेशन। तो ये जो मैं बात कर रहा था ना, डायमेंशंस, सिलेबस से हट के यहाँ पूछा इन्होंने, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि सीजी वाला सेक्शन भी पूछेंगे, बट सीजी वाला लगातार ये लोग पूछ रहे हैं। फिर हायर एजुकेशन पर इनका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये 19 में आया क्वेश्चन है। फिर इन्होंने पूछा है व्हाट इज एकेडमिक क्रेडिट बैंक, ये तो लेटेस्ट है, इसको हायर एजुकेशन में पढ़ना है, तो ये स्कीम ही एक तरह से। डिस्कस अबाउट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, नैक बोलते हैं ना, तो वो क्या है ये भी पूछ लिया, जबकि सिलेबस में नहीं है बट आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इन्होंने पूछा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ इज द डिफरेंस फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ और यूनिवर्सिटी, डिस्कस ऑल्सो इट्स एफर्ट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ वही कुछ है, और बाकी बात करेंगे, टू द पॉइंट इसके कुछ पॉइंट्स हैं, बट 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इजी कुछ भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी सभी चीज़ों पे। टॉपिक नया है, कुछ तो आपने सुन रखा है, लेकिन बहुत कुछ नया है आपके लिए। अब आपने एनआईटी से किया तो एनआईटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया आप लिख लोगे, बेसिक स्कूल के बारे में लिख लोगे, लेकिन जब आपको लगता है कि हाँ टॉप रैंक पे जाना है तो आपको टू द पॉइंट लिखने की जरूरत। नाउ लास्ट टॉपिक, इट मस्ट बी टॉपिक 6, इश्यूज रिलेटेड विथ फर्स्ट सब टॉपिक लिखे गर्ल्स एजुकेशन, सेकेंड डिप्राइव्ड क्लास,
and third one is differently abled. Differently abled. ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पर आपको कुछ एक दो क्वेश्चन इन्होंने एक्स्ट्रा भी पूछा है जो जिसको किसी भी सेक्शन में रखना मुझे नहीं समझ में आया। राइट अ कमेंट ऑन छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति, ये क्वेश्चन आया आपका और अभी लेटेस्ट आया 23 में। तो 23 में इन्होंने काफ़ी नए क्वेश्चंस पूछे हैं जो सिलेबस में नहीं है, वो भी पूछा इन्होंने। तो ये प्रोग्राम है बेसिकली। फिर इन्होंने पूछा है हाउ फार इज इट जस्टिफाइड टू अलाउ द फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू एस्टेब्लिश देयर कैंपसेस इन इंडिया। ये डिस्कशन हालांकि 2021-22 का है, बट क्वेश्चन आया आपके अभी जो मेंस हुआ, मतलब 24 में मेंस हुआ 23 वाला, उसका क्वेश्चन है ये डिस्कशन न्यूज़पेपर में था। तो 2 साल पुराना डिस्कशन उठा के पूछा इन्होंने, तब एडिटोरियल्स भी आए थे कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हमारे यहाँ खुलेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा हमें या नुकसान होगा, हमारे अपने कैंपस में कौन जाएगा, लाइक दैट, इस तरह का एनालिसिस। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। और डिप्राइव्ड में क्वेश्चन है व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू डिप्राइव्ड क्लास एजुकेशन। ठीक है, डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए पूछा है। डिफरेंटली एबल्ड के लिए एक क्वेश्चन है, इन्होंने प्रोग्राम का नाम पूछा है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बढ़ते कदम योजना फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, 4 मार्क्स में पूछा है। एक क्वेश्चन है आपका सुगम्य भारत योजना। ठीक है, ये बहुत पुरानी स्कीम है, ये क्वेश्चन आपका 21 में आया है। पुरानी स्कीम इसलिए है कि इसको हुआ ये था, आमिर खान का एक शो सत्यमेव जयते, कभी शायद देखा होगा आपने। उस शो में आमिर खान ने ऐसे कुछ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को बुलाया था इंटरव्यू के लिए कि भारत में चैलेंज क्या है। वो शो अच्छा था, बेसिकली बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स पर बात होती थी। तो उस पर्सन ने एक बात कही जिसको बुलाया, वो यूएस में रहता था। वो बोला जब हम यूएस में रहते हैं तो हमारी डिसेबिलिटी का पता हमें नहीं चलता, बट इंडिया में आते ही हमें समझ में आता है कि हम डिसेबल हैं, क्योंकि इंडिया में फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब हमें बस में चढ़ना है तो बस में चढ़ने के लिए हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है कि बिना सपोर्ट के हम चढ़ जाएं, क्योंकि बसेस में लो फ्लोर नहीं है। अब बस की हाइट, पहले पुरानी वाली बस देखोगे तो उसकी हाइट ज़्यादा थी, अब तो वो आ गई लो फ्लोर। जो सिटी बस है वो लगभग लो फ्लोर है, या एयरपोर्ट पे जो बस होती है वो लो फ्लोर, और वो नीचे पुश भी हो जाती है ना, पिस्टन से पुश हो जाती है। तो आप देखोगे उसके बावजूद भी चढ़े कैसे। तब फिर आप देखते हैं कि अभी जो आपका BRTS है ना, BRTS समझ में आता है क्या है फुल फॉर्म? बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, BRTS रैपिड ट्रांजिट, फास्ट मूवमेंट के लिए रखा गया है। तो आप देखोगे वो कहाँ जाकर रुकती है, उसका डेजिग्नेटेड प्लेस है, प्लेटफॉर्म काफ़ी हाइट पर है। मतलब वो रैम्प से, आप ऐसे रैम्प बना हुआ है, आप ऐसे जाते हो रैम्प में और एग्जैक्टली यहाँ से वो पूरा प्लेटफॉर्म चालू होता है। तो बस एग्जैक्टली यहाँ आकर रुकती है ना, और यहाँ पर ये गेट ओपन होता है, यहाँ से आप अंदर जाते हो। तो बस की हाइट और रैम्प की हाइट इक्वल है, मतलब आपके लिए जाना आसान है व्हील चेयर लेकर। तो व्हील चेयर वाला यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करेगा और यहाँ जाके फिर वो अंदर जाता है, और बस एग्जैक्टली यहीं पर आकर खड़ी होगी। ये नई वाली बस जो नया रायपुर जाती है, आ रहा समझ में? तो ऐसा क्यों रखा गया? सो दैट जितने भी इस तरह के लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हों जो मान लो स्टिक लेकर चल रहे हों, या जो कमज़ोर हैं रैम्प पकड़ के चल रहे हो, या फिर व्हील चेयर वाले, उन सब के लिए ईजी हो जाए। तो ये फ्रेंडली है, यही सुगम्य भारत के अंदर डिसाइड किया गया था। सुगम्य मतलब उनको आने जाने में ईजी हो। क्लियर है? तो ऐसे जितने भी चैलेंजेस हैं उनको ध्यान देने। अभी भी आप देखोगे नॉर्मल जो बस स्टॉप हैं, जैसे मैं रैम्प पे खड़ा हूं तो वो प्लेटफॉर्म तो बना हुआ है, बट प्लेटफॉर्म में मान लो यहाँ किसी को व्हील चेयर से आना है तो आप देखोगे कहीं पर भी हमने स्लोप नहीं बना रखा। आ रहा समझ में? तो ये स्लोप इंपॉर्टेंट है। फिर स्कूल्स में आप देखोगे सभी जगह रैम्प बनाना कंपलसरी है, या कलेक्ट्रेट ऑफिस, SP ऑफिस, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पर अब कंपलसरी है। नहीं भी है तो उन्होंने अलग से बनवाया है रैम्प। तो इसके लिए बजट आया पूरे देश में कि सभी जगह पर फ्रेंडली होना चाहिए उनका मूवमेंट। अभी कभी वोट डालने गए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जहां रैम्प नहीं था वहां पर रैम्प बनवाया गया है, सो दैट व्हील चेयर वाला बंदा आके वोट डालकर जा सके। क्लियर हो रहा है? तो दिस इज अबाउट सुगम्य भारत योजना।
तो कुछ चीज़ें हैं, फिर से कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ वो एक जगह नहीं है, ये अलग अलग जगह से आपको या अपने ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ेगा कि ऑब्जर्वेशन में भी आपने कुछ देखा। ठीक है, जैसे लिफ्ट में आप देखोगे ब्रेल में आपको वहाँ पर एम्बोज मिलेगा, ध्यान दिया है ना। अब वो कॉमन है हर जगह पर, अब सभी लिफ्ट्स में वो कंपलसरी कर दिया है। तो फिर वो ट्रेन की जो नई बोगीज बन रही हैं उनमें भी आप देखोगे सीट नंबर एम्बोज होता है, मतलब ब्रेल में एम्बोज होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें अब आपको देखने मिलेंगी कि अब हमारा ध्यान वहाँ पर जा रहा है। क्लियर हो रहा है। कीबोर्ड्स वैसे आने लगे हैं अलग से, फ़ोन वैसे आने लगे हैं, हालांकि वॉइस असिस्टेंस है तो ज़्यादा चैलेंज नहीं आता उनको, बट ये सारी चीज़ें आप फोकस में रखेंगे। क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट। ये था आपके क्वेश्चन और सिलेबस के बारे में आइडिया दे दिया मैंने। तो जैसा मैंने डिवाइड किया वैसे ही हम पढ़ते चलेंगे, तो आपके लिए ईजी होगा समझना। क्लियर है। इसके बाहर जो भी चीज़ें होंगी विल सी कि क्या बाहर जा रहा है क्वेश्चंस में, वो आपको आज या कल मिल जाएगा, तो उसको फिर मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ेंगे इसको। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज जर्नी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो जब आप देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, तो ओरिजिनली इसको ह्यूमन रिसोर्स के नाम से हमने कभी नहीं पढ़ा था, देखा नहीं था। 90s में जापान में पहली बार ह्यूमन रिसोर्स टर्म का इस्तेमाल इन लोगों ने किया था। क्लियर है। सो बिफोर दैट हम बेसिकली ह्यूमन हमारे लिए क्या था, एक नॉर्मल पर्सन और मशीन ट्रीटमेंट था। क्लियर है। आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बीच की जर्नी पर बात करेंगे। इसके पहले आप देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या था, स्लेवरी कॉन्सेप्ट था, स्लेव, राइट। और मारपीट करके काम करवाना, ये सब बेसिक चीज़ें थी। लोगों को परचेस करना, सेल करना, एक जगह पर लोग खड़े होते थे और जिनको जैसी ज़रूरत होती थी उतने लोगों को खरीद लिया जाता था। और आपने मूवी देखी है KGF, सभी लोगों ने देखा होगा, है ना। उस मूवी में जैसा दिखाता है सीन, कोल माइंस में सबके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आपको काम करना, आप भाग नहीं सकते, बाहर गेट पर लॉक लगा। क्लियर, कुछ भी किए तो गोली पड़ेगी आपको। तो वो टाइम पीरियड इसके पहले था। एक ह्यूमन बीइंग से कैसे काम लेना है वो उसी तरीके का ट्रीटमेंट था। फिर वर्ल्ड वॉर 1, इनफैक्ट यहाँ से मैं बात करूँ 1900 से, तो मैनेजमेंट की स्टडीज़ पर काफ़ी फोकस किया लोगों ने। ठीक है, या फैक्ट्री में काम कैसे होना चाहिए इसके बारे में रिसर्च होने लगा। कुछ रिसर्च स्कॉलर जिनको आप पब्लिक एड में पढ़ते हैं, FW टेलर, राइट। तो ऐसे लोगों ने बुक्स लिखना स्टार्ट किया और फोकस किया कि फैक्ट्रीज में काम के तरीके क्या होने चाहिए। इसके बाद आते हैं कुछ और भी रिसर्च स्कॉलर, एल्टन मेयो, और ये बेसिकली इनको जाना ही जाता है ह्यूमन रिलेशन कहा गया इनकी थ्योरी को, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ठीक है, इनकी थ्योरी का नाम था ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। इन्होंने 1923 में सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस रिपोर्ट का नाम था द फर्स्ट इंक्वायरी, राइट, दैट वाज नेम्ड एज द फर्स्ट इंक्वायरी। एल्टन मेयो के पहले FW टेलर जैसे साइंटिस्ट आ चुके थे, इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट थे बेसिकली, और आपको पता होना चाहिए इंजीनियर्स पढ़ते हैं इनको। 2-2,500 इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का क्रेडिट इनके नाम पर है। क्लियर है। आज जो फावड़ा इस्तेमाल करते हैं वो इन्होंने ही डिजाइन किया था किसी जमाने में। क्लियर है। तो मशीन टूल्स एक्सेट्रा, इन सारी चीजों पर काफी काम किया FW टेलर ने। तो टेलर को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया उस जमाने में, बिकॉज टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की थी। कोई भी काम करना में साइंटिफिक तरीके से काम करना है, तो वो उनका तरीका बहुत अच्छा था और लेबर के बेनिफिट्स में था। बट लोगों ने उनको एक्सप्लॉयटेशन के मोड में देखा कि टेलर हमें एक्सप्लॉयट कर रहे हैं,
और यूएस में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि इनके नाम की एक कमेटी बैठानी पड़ी पार्लियामेंट में, वहां के कांग्रेस में एक कमेटी एस्टेब्लिश किया गया कि ये टेलर आदमी कौन है जिसके प्रिंसिपल से सारे एम्प्लॉइज भाग रहे हैं। क्लियर है? बट वो साइंटिफिक ज्यादा थे, एफडब्ल्यू टेलर। तो आप देखोगे फैक्ट्रीज में काम करने के तरीकों पर काम होना शुरू हुआ 1900 के पहले, और तब भी ह्यूमन बीइंग क्या था? मशीन ट्रीटमेंट था। उसका मोटिवेशन सिर्फ मॉनेटरी था, नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन पर बात नहीं होती थी। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग को हमने मान लिया था कि ये मॉनेटरी एस्पेक्ट से डील होगा, पैसे दो और काम कराओ, और पैसे दो और काम कराओ, और पैसे दो वो और काम करेगा, ये अप्रोच था। इस टॉपिक पर मैं हमेशा इंडिया में एक बोनस सिस्टम काम करता था, सॉरी बोनस नहीं, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा जो काम करते हैं, ओवर टाइम, ठीक है ना, टेक्निकल वर्ड इज ओवर टाइम। तो ओवर टाइम इंडिया में भी चलता था, और इसमें मैं भिलाई स्टील प्लांट का एग्जांपल देता हूं। ओवर टाइम जब था तो राजीव गांधी ने अपने टाइम पे उसको बंद करवाया। वो क्या था, जैसे आप 8 आवर्स का आपका शिफ्ट होता है, सपोज 8 आवर्स के लिए आपकी जो सैलरी है पर डे सपोज 1000 है, तो अगले जो 8 आवर्स में आप काम करोगे फिर से, तो वो जस्ट डबल हो जाएगा, और फिर अगले 8 आवर्स में काम करोगे तो वो ट्रिपल हो जाएगा, मतलब डबल का डबल हो जाएगा, सॉरी। जैसे 16 है तो 16 का 32 हो जाएगा, सीधे आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सपोनेंशियल वो बढ़ता जाएगा। इस लालच में लोग अपना घर परिवार छोड़ के बैग एंड बैगेज आके भिलाई स्टील प्लांट में रुक जाते थे कि हम 3-4 शिफ्ट काम करेंगे और विल हैव सम गुड मनी। लेकिन इससे हुआ क्या, फाइनली हेल्थ कंप्रोमाइज हुई, सो नहीं रहे, खाना ये वो, प्रोडक्टिविटी, एक्सीडेंट्स बढ़ गए उनके। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स मतलब काफी डेंजरस होते हैं, हाथ चला गया मशीन में, आंख लग गई, लाइक दैट। तो फिर गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। लेकिन ऐसा वाला सिस्टम कहां से आया था? यूरोप से ही आया था। मॉनेटरी मोटिवेशन की बात जो आई थी कि पैसा दो और काम कराओ। फिर ग्रेजुअली जब एल्टन मेयो जैसे लोग एंट्री लेते हैं सीन में, तब इन्होंने कहा नो, ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड लाइक अ ह्यूमन, और वो एक सोशल एनिमल है, सो उसे सोसाइटल एनवायरनमेंट दिया जाए। ये फर्स्ट इंक्वायरी क्या थी, एक किसी फैक्ट्री ओनर ने एल्टन मेयो को इन्वाइट किया था और कहा कि हमारे यहाँ पर टर्नओवर बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉइज काम छोड़कर चले जाते हैं, तो रीजन फाइंड आउट कीजिए। बेसिकली इनका जो सब्जेक्ट था वो सोशियोलॉजी था, सोशियोलॉजिस्ट से ये रिसर्च का काम करते थे क्योंकि उनको रिसर्च वर्क करना पड़ता है। इन्होंने अपने रिसर्च में देखा कि एम्प्लॉइज को दिन भर खड़े रहना पड़ता, तो पैरों में उनकी स्वेलिंग आ गई, बैठने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं। नंबर 2, उनको ब्रेक्स नहीं दिए जाते, टी ब्रेक्स होना चाहिए, वो टी ब्रेक नहीं है उनकी लाइफ में। बातचीत करना अलाउड नहीं है, और अलाउड है भी तो बातचीत नहीं कर पाते क्योंकि मशीन्स का साउंड बहुत होता था उस जमाने में। क्लियर है? तो आप देखेंगे सारे फैक्टर्स जब उन्होंने कैलकुलेट करके दिया फैक्ट्री ओनर को, तो फैक्ट्री ओनर ने इंप्लीमेंट किया। देन ही फाउंड कि 2-3 मंथ्स में चीजें रिजॉल्व होनी शुरू हो गई। तब एल्टन मेयो ने अपने कंक्लूजन में कहा कि ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बीइंग, और उस बेसिस पर इनको सोसाइटल के नॉर्म्स के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, मशीन की तरह ट्रीट ना किया जाए। और ग्रेजुअली आप देखेंगे 1932 में एक और रिपोर्ट आती है और उसको कहा गया हॉथन एक्सपेरिमेंट कहा गया। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो 10 ईयर्स तक चला। वो 1925 के आसपास शुरू हुआ था और 35 के आसपास खत्म होता है। 10 ईयर्स का एक्सपेरिमेंट था वो, हॉथन एक्सपेरिमेंट। बहुत फेमस है, टेक्निकल टर्म मिलेगा आपको। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि आप उसे सोसाइटी के साथ ट्रीट करें, सिर्फ वो मशीन नहीं है। जैसे उन्होंने ग्रुप में रख के देखा एम्प्लॉइज को, फिर सिंगल रख के देखा, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, फिर जब सुपरविजन बढ़ाया तो उनके बिहेवियर में चेंजेस लाए। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं बिकॉज आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। ऐसे उन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ कर दिया कि हमें मशीन ट्रीटमेंट से बचना चाहिए और हमें ह्यूमन ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। क्लियर है? इसीलिए उनके थ्योरीज को नाम ही दिया गया, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहा गया। इसको मैनेजमेंट में पढ़ा जाता है, पब्लिक एड में पढ़ा जाता है, आपके टेक्निकल कोर्सेज में भी इसको पढ़ाया जाता है, एल्टन मेयो को, राइट? सो अब यहां से आप देखोगे एल्टन मेयो की थ्योरी का जो टाइम पीरियड है यहां पर है। इसी बीच कुछ और भी स्कॉलर्स आते हैं। 1938 में चेस्टर इरविन बर्नार्ड, ये सब वो स्कॉलर्स थे जिन्होंने
ह्यूमन बिहेवियर पर काम किया। क्लियर है? और 1940s में जाते जाते अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में ह्यूमन मोटिवेशन पर काम होना शुरू हो गया। क्लियर है? और मोटिवेशन पर यहां पर उन्होंने डिफाइन किया, देयर शुड बी मॉनिटरी एज वेल नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन। सिर्फ पैसे से आप मत देखो उसको। कई बार होता है ह्यूमन बीइंग ये तलाश करता है कि हमारे साथ कोई बातचीत भी कर ले। फैक्ट्री में मोनोटोनस चीजें होती है ना, रोज वही वही काम करना है आकर, तो आप देखोगे जनरली जो डेली वर्कर्स हैं उनके बीच डिस्कशन कुछ और ही होता होगा। वो मशीन पर काम कर रहे हैं लगातार, क्योंकि उनको पता है मैनुअली ये सब दिन भर करना है, लेकिन उनके डिस्कशन में कुछ और चल रहा होगा। बेटा स्कूल गया या नहीं, बच्चा बीमार है घर में, हमारे घर में शादी थी, लाइक दैट। उनके डिस्कशन में क्या है, सोसाइटी है पीछे। फैक्ट्री ओनर को लग रहा है कि नहीं मेरा काम रुक रहा है, ये लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं करेंगे वो लोग तो पागल हो जाएंगे। तो वो बात करना है उनके बीच, वो अलाउड है। तो आप देखेंगे कुछ चीजें इंडिया में इंप्लीमेंट हुई, जैसे कभी किसी गाड़ी के शोरूम में आप जाना, ये पूरा हमने यूएस से कॉपी किया। किसी भी गाड़ी, बाइक के शोरूम या 4 व्हीलर, आप देखेंगे जो उनका लंच ब्रेक होता है वो कंप्लीट ब्रेक होता है, और वो सभी लाइट ऑफ करके रेस्ट में चले जाते हैं। किसी को टीवी देखना, मोबाइल देखना, दे आर फ्री। उस टाइम पे कोई काम नहीं होगा, 45 मिनट समथिंग उनका ब्रेक है, क्योंकि उनको फोकस चाहिए ना। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से डील कर रहे हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स कार आ गई हैं, बहुत माइन्यूट चीजें होती हैं, तो वो लोग जब शोरूम में गाड़ी सर्विस कर रहे हैं या बना रहे हैं कुछ भी है, तो उनका फोकस ज्यादा चाहिए। तो ये पॉलिसी पूरे इंडिया में इसको अप्लाई कर दिया गया। लंच ब्रेक मीन्स पूरा कंप्लीट ब्रेक है, ऐसा नहीं कि कुछ काम कर रहे हैं या फिर तो बिल्कुल रूम अंधेरा होगा वहां बैठ के आराम कर रहे होंगे। कभी देखना आप लोग ब्रेक में उनको आप देखोगे तो आपको नजर आएगा। तो ये सब चीजें कहां से लेकर आ रहे हैं हम, अमेरिकन थेरीज से लेकर आ रहे हैं, राइट। और फोर्ड के इंजीनियर्स, फोर्ड कंपनी अमेरिका की जो पुरानी कंपनी, उसके इंजीनियर्स ने भी कुछ किताबें लिखी, वो उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आप देखोगे ह्यूमन मोटिवेशन पर काम किया, और 60s में जाते जाते काफी ज्यादा बात होने लगी कि ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? बाकी रिसोर्स हमारे पास क्या है, जैसे रॉ मटेरियल है, मशीन्स हैं, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं, कैपिटल हैं, ये सब भी रिसोर्सेज हैं। बट ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स कहना, ये एग्जैक्टली कब आता है ये कॉन्सेप्ट? 90s में जापान में पहली बार इसको इस्तेमाल किया ऐसा, और जापान ने कंसीडर किया ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ मशीन। मतलब ये 100 ईयर्स की जर्नी आप मान सकते हो कि जब हमने ह्यूमन रिसोर्स माना। क्लियर है? और इसके बाद 90s के बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टर्म इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इसके पहले क्या था, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते थे पर्सोनेल मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोनों में डिफरेंस है इसमें। पर्सोनेल इज बेसिकली कर्मचारी प्रबंधन, हिंदी में देखें तो कर्मचारी प्रबंधन, और ये क्या हुआ, मानव संसाधन। हिंदी शब्द देखें तो आपको दोनों में समझ में आ जाएगा। किसी को कर्मचारी बोलना और मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स बोलना, दोनों में डिफरेंस है, अप्रोच एंड एटीट्यूड का। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्सोनेल मैनेजमेंट, तो पर्सोनेल का मतलब था कि उसका अटेंडेंस चेक करना, उसका लीव मैनेज करना, दैट्स इट। मतलब जो रूटीन जॉब है वो फोकस करना। किसमें हुआ? पर्सोनेल में, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टेकिंग अटेंडेंस, टेकिंग ऑल केयर ऑफ दिस लीव एंड जो भी चीजें हैं उनके रिलेटेड विथ देयर सैलरी, राइट। वो फोकस पर्सोनेल में। तो पहले आप देखोगे पुराने टाइम पे पर्सोनेल मैनेजर हुआ करते थे। अब क्या हो गया, टर्म क्या इस्तेमाल होता है? HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हम बोलते हैं। तो ये टर्मोलॉजीज 90s के बाद चेंज आया। ओके, इसका स्कोप कैसा है? इसका लिमिटेड है, और ये वाइडर स्कोप के साथ चलता है। तो आप पूछेंगे सर इसमें क्या है? इसमें बेसिकली हम बात करते हैं शुरू से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए वो पहले से हम बात करते हैं। दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्लियर है? 23 में आया हुआ है
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, मैन पावर प्लानिंग पूछा आपको, ठीक है। तो मैन पावर प्लानिंग यहां से शुरू करना है और फ्यूचर में इंडस्ट्री किधर जा रही है उसके बेसिस पर आप तैयार करें लोगों को, ये एचआर डिपार्टमेंट का काम हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टीसीएस है। अब टीसीएस क्या करेगा, आज से 5 साल 10 इयर्स आगे की सोचेगा। क्लियर है कि 10 साल में हमारी टेक्नोलॉजी क्या चेंज होगी। जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, अभी जैसे हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि एआई के इंजीनियर्स कितने होंगे परसेंट वाइज, हार्डली 5 to 5%, नॉट मोर देन दैट, राइट। क्योंकि अभी एआई की कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारा कोर्स वैसा डिजाइन नहीं हुआ है। कोर्स वैसा डिजाइन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसको पढ़ाने वाले कोई नहीं है। इज इट क्लियर? आपस में लिंक होता है हर चीज, है ना। इंडिया में जब हम आईटी रेवोल्यूशन लेकर आए, ये बात कब की है, 85 के बाद ये शुरू होता है। राजीव गांधी ने उस वक्त जब ज्वाइन किया गवर्नमेंट को, तो आप देखेंगे उनका ही ये इनिशिएटिव था, राइट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को भारत में लाना। उस वक्त मैं अपने रायपुर की बात बता रहा हूं, मैं 89 में मैं 6th क्लास में था। 6th क्लास में हमें कंप्यूटर सिखाने के लिए दिल्ली से टीचर आए थे, स्पेशली उनको लाया गया था। तो जब दिल्ली से वो आए थे तो फ्लाइट में आए थे। तब उस जमाने में 45,000 कुछ इसका फेयर रहा होगा। एयर इंडिया की एक फ्लाइट आती थी दिन में, तो हमारा नवोदय जो है माना एयरपोर्ट के पास ही था, मुझे याद है, क्योंकि स्पेशली हम सबको बताया गया था वो फ्लाइट से आ रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, है ना, तो वो सब याद है मुझे। एनीवेज, मैं इंपॉर्टेंस को बताना चाह रहा हूं कि उस टाइम पीरियड पर इंपॉर्टेंस क्या थी। दैट मीन्स उस वक्त पढ़ाने वाले भी कम थे, कि रायपुर पूरे छत्तीसगढ़ में कोई नहीं था कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, तो दिल्ली से उनको बुलाया गया था। रहे होंगे बट टीचर अपॉइंट हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है नवोदय विद्यालय। तो आप सोचो उस टाइम पीरियड पर पढ़ाने वाले कम थे तो पढ़ने वाले भी कम थे। अब इसी आईटी को हम यदि रेवोल्यूशन नहीं बनाते तो आज सोच कर देखो कि हमारे लोग, इतने सारे लोग जॉब में नहीं होते और आज इंडिया लीड नहीं कर रहा होता सॉफ्टवेयर में। सेम वे, तो अब हमें प्लान करके ये देखना है कि अब हमारा एआई कैसे आगे बढ़े। अब एआई स्कूल में आना चाहिए, कॉलेज में आना चाहिए, सिलेबस अपडेट होना चाहिए। तो अब टीसीएस का एचआर क्या करेगा, वो यूनिवर्सिटीज को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रपोजल भेजेगा कि अब आपके सिलेबस में ये चेंजेस लेकर आओ, क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगे तो वो जावा और फॉक्स काम नहीं करेगा, कुछ दिनों बाद वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी पाइथन ये सारी चीजें आ गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस चाहिए। तो वो प्लानिंग क्या है, अर्ली स्टेज में चाहिए। तो अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट केवल रिक्रूट करने का काम नहीं रह गया, उसके आगे पीछे भी सोचना है कि वो बच्चे आएंगे कहां से, हम रिक्रूट कहां से करें। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्लान करना पड़ेगा कि उस लेवल के बच्चे हमारे पास आएंगे कहां। अब मोदी जी बोलकर तो आ गए कि एआई में भारत बहुत आगे सोच रहा है, लेकिन सोचे कहां, कॉलेज में सिलेबस पुराना है। तो आपको अपडेट कहां करना पड़ेगा, जो इसका हायर इंस्टीट्यूशन क्या है हमारे देश में, टेक्निकल एजुकेशन में हायर लेवल क्या है, आईआईटी। आईआईटी से ऊपर कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईआईटी को टारगेट करेंगे कि भैया टीचर पैदा करो। तो आईआईटी वाला क्या करेगा, रिसर्च स्कॉलर पैदा करेगा, वो कोर्स वैसा लॉन्च करेगा, वो अपने लड़कों को तैयार करेंगे। फिर आईआईटी से वो एनआईटी में आएगा, एनआईटी से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आएगा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग से पॉलीटेक में आएगा, फिर प्राइवेट कॉलेजेस में वो सर्कुलेट होगा। आई होप समझ पा रहे हैं आपके सिलेबस का पर्पस क्या है, यही समझाना आपके सिलेबस का पर्पस है। तो टीसीएस का जो एचआर मैनेजर है वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि भाई साहब 10 साल बाद हमें ऐसे बच्चे चाहिए, कहां से लाओगे, एजुकेशन चेंज करो, सिलेबस चेंज करो, ट्रेनिंग सिस्टम चेंज करो, और उसके बाद रिक्रूटमेंट और फर्दर उनका स्किल एनहांस करना, ये एचआर मैनेजर का काम है। तो अब आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ सैलरी और अटेंडेंस पर बात नहीं किया मैंने, अभी एचआर मैनेजर का फंक्शन चेंज हो गया। आई होप क्लियर है, राइट। तो ये दोनों में फर्क है, पर्सोनल मैनेजमेंट एंड एचआर मैनेजमेंट, ये दोनों के टर्मिनोलॉजीज में फर्क है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एचआर मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसमें मैन पावर प्लानिंग भी है। मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या है कि हमें कितने लोगों की जरूरत है। जैसे अब ऑटोमेशन आ रहा है सॉरी, तो ऑटोमेशन आ रहा है तो मैन पावर क्वांटिटी में कम होंगे, क्वालिटी में बढ़ जाएंगे। अभी हम सब सुन रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ड्यू टू एआई, बढ़ेगा, ये तो तय बात है, ठीक है। उसका बड़ा रीजन है कि बहुत सारे काम जो मैनुअली करते हैं हम लोग, वो सारा कुछ एआई करके दे देगा आपको, तो जरूरत ही नहीं। जैसे आने वाले टाइम में जो आपके नीचे की जो जनरेशन है ना,
वो लोग पेन पेपर से लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आपकी आदत कम हो गई, आपके नीचे और आदत कम हो रही है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम रह जाएगा उनके पास लिखने के लिए। तो एक टाइम पर ये होगा कि ह्यूमन बीइंग भूल जाएगा कि लिखते कैसे, वो सब कुछ बोलेगा और सिर्फ टाइप करेगा, टाइप भी नहीं करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि सारा कंटेंट टाइप हो चुका होगा, नया कंटेंट कुछ बचेगा नहीं, जो भी है बोल दो, फिर जब आप सोचने लगोगे तो वो भी टाइप हो चुका होगा। ठीक है, 10 साल रुक जाओ, 10 साल बहुत हो गया, 5 ईयर्स, ये सब होने वाला है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगा, लेकिन दूसरे तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सेम जब 85 में राजीव गांधी ने कंप्यूटर लॉन्च किया था, तो उस वक्त न्यूज़पेपर रीडिंग हम लोग की अच्छी थी स्कूल में, तो मैं 6-7 से अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तब का याद है मुझे कि ढेर सारे एडिटोरियल्स आते थे जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत सारी बातें होती थी। सेम अब वो बातें हो रही हैं, एआई वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? तो अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सोचना होगा कि हम मैन पावर प्लानिंग कैसे करें। क्वांटिटी और क्वालिटी में ये फाइट चलेगा, आ रहा समझ में? एम्प्लॉयमेंट में भी फाइट चलेगा। एनीवेज, सो बैक टू दी टॉपिक। अभी हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स 90s में जापान में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, फिर पूरी दुनिया ने उस टर्म को एडॉप्ट कर लिया। सो नाउ अब जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, ये क्लियर है? ठीक है, ये लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको, अभी ये सिर्फ समझना है। आंसर्स में डायरेक्ट आप इसको इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे, बट बैकग्राउंड पता होगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि कुछ भी इससे बाहर आया या इससे रिलेटेड आया तो आप लिख लोगे। नाउ जब आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है और फिर उसे डेवलप करने की बात आती है तो हम क्या सोचते हैं। तो अभी आपके दिमाग में दो बातें चल रही हैं। एक, मैंने समझाया ह्यूमन रिसोर्स, तो आप इसे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी वही समझाया। क्लियर है? एक इन जनरल किसी कंट्री में या सोसाइटी में जब आप बात करते हो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट है। और एचआर की बात करता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन में इसका एक स्कोप तो है बट लिमिटेड दायरा है। कंट्री या सोसाइटी में जब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, तो यहां पर डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि व्हाट डज इट मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन को रिसोर्स कह रहे हैं। तो रिसोर्स जो होता है वो यूटिलाइजेशन के लिए होता है। जैसे आप बोलोगे कि हमारा रॉ मटेरियल है ना, तो रॉ मटेरियल की इंपॉर्टेंस है ना, उसकी वैल्यू है। जैसे नॉर्मल सॉइल और आयरन ओर दोनों दिख रहे हैं, कॉमन मैन को नहीं समझ में आता, लेकिन जो टेक्निकल पर्सन है उसको समझ में आता है कि अच्छा ये तो आयरन ओर है, दिखने में सॉइल जैसा है बट वो आयरन ओर है, राइट? तो उस वक्त आपको वो इंपॉर्टेंस पता है, नॉर्मल सॉइल और आयरन ओर में आपको डिफरेंस पता है। तो अब ये आपके लिए रिसोर्स है, ये रिसोर्स नहीं है, बिकॉज इससे फर्दर प्रोसेस करके आप क्या करोगे, कोई चीज आप आउटपुट में लेकर आओगे, है ना, आपको आउटपुट मिलेगा कोई। ठीक ऐसे ही जब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करो और ह्यूमन रिसोर्स की बात करो, तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब जिसको आप फर्दर प्रोसेस कर सके, यूटिलाइज कर सके। एक नॉर्मल पर्सन और ह्यूमन रिसोर्स जब आप कहते हो किसी को, दोनों में फर्क है। ये कौन होगा? जिसके अंदर क्या होना चाहिए? एजुकेशन प्रॉपर हो और हेल्दी भी होना चाहिए। तो ये दो चीजें मैंने जो लिखी हैं, ये क्या है? आज की डेट में जब आप बात करते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है 3-4 साल पहले, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हालांकि इंडेक्स में और भी चीजें आती हैं, लिख लेंगे बाद में हम लोग, बट आप देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट पर जब भी बात आएगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट के 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। क्लियर है? आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने आते ही किस पर फोकस किया? क्योंकि उनको पता था ये 2 एलिमेंट्स पर काम होना इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड का फोकस इन्हीं 2 चीजों पर होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन। क्लियर है? सीजी गवर्नमेंट ने आते ही क्या किया? भूपेश बघेल जी के किसी प्रोग्राम को याद करो।
आत्मानंद। और हेल्थ में क्या किया? मुख्यमंत्री, हाट बाजार क्लिनिक, दाई दीदी क्लिनिक किया ना फोकस। आ रहा है समझ में? तो उन्होंने भी क्या किया? इन दोनों पर फोकस किया, नाम बदल दिया, इनिशिएट किया उधर दिल्ली में, पार्टी कोई भी हो, बट दैट वाज गुड प्रैक्टिस। हमने भी उस चीज को कॉपी किया कि भाई आत्मानंद स्कूल, उन्होंने बोला हमने स्कूल रिफॉर्म कर दिया, उनका स्कूल बहुत हाईलाइट हुआ, आपने देखा बिल्डिंग चेंज करो, एजुकेशन सिस्टम चेंज करो, इन्होंने भी किया उस चीज को, नाम बदल दिया। हालांकि ठीक है, बहुत सक्सेसफुली नहीं हो पाया, लेकिन लोगों में एक एक्सपेक्टेशन आ गई, लोगों में एक उम्मीद जाग गई कि ठीक है हमारा भी कुछ रिफॉर्म होगा। रिक्शे वाला भी बोल रहा है कि मेरा बेटा आत्मानंद में पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में। और इलेक्शन के ठीक पहले याद होगा इन्होंने अनाउंस भी किया था कि सारे स्कूल को हम आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करेंगे एंड एजुकेशन विल बी फ्री फ्रॉम राइट फ्रॉम फर्स्ट टू कॉलेज। याद होगा आपको, भूपेश बघेल ने अनाउंस किया था। इलेक्शन हार गए बात अलग है, लेकिन तो बेसिकली एजुकेशन और हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो आपका एजुकेटेड होना और हेल्दी होना दो मिनिमम कंडीशन है ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए। इज इट क्लियर? एंड थर्ड फैक्टर इज जो आप लोगों ने कहा, दैट इज स्किल। तो स्किल्ड होना इज योर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आफ्टर एजुकेशन एंड बीइंग एन हेल्दी पर्सन। ठीक है, हेल्दी पर्सन के बाद स्किल्ड होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आप क्या कहलाओगे? ह्यूमन रिसोर्स कहलाओगे। और स्किल्ड कैसा होना चाहिए? एम्प्लॉयबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्किल्स तो हैं बट आप एम्प्लॉयबल नहीं हो। स्किल किस फॉर्म में है आपके पास? डिग्री के फॉर्म में। आपको नहीं बोल रहा हूं, खुद पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना। डिग्री तो है बट हम एम्प्लॉयबल नहीं है। दैट मीन्स मैं वो काम नहीं कर सकता जो मैंने सीखा है, क्योंकि आपने अभी कॉलेज में थियोरेटिकल सीखा है। क्लियर है? इसमें घूम फिर के बेचारे इंजीनियर्स पिस जाते हैं इस तरह के डिस्कशन में। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, डिस्कशन में आ जाता है। तो बेसिकली आप देखोगे कि ये एक बड़ा चैलेंज है कि हमारा इनमें से कोई एलिमेंट मिसिंग है तो आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाते। और इसी ह्यूमन रिसोर्स को हम हमारे देश में जब नंबर वाइज बढ़ा हुआ पाते हैं, पॉपुलेशन वाइज, तो हमने टारगेट किया कि हमारी बढ़ी हुई जनसंख्या ऐसा तो नहीं यूजलेस है। तो हमने दिमाग लगाया नहीं, यूजलेस नहीं है। जब डेटा चेक किया तो पता चला कि 40% पॉपुलेशन हमारे यहां पर वो लोग हैं जिनको हम यूथ बुला सकते हैं, और ऐसा हमारे देश में अगले 30 इयर्स तक रहेगा। इसे ही हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, डेमोग्राफिक मींस रिलेटेड विथ पॉपुलेशन, डिविडेंड मींस प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये बेसिकली शेयर मार्केट से निकल कर आता है ये टर्म डिविडेंड, वो टेक्निकल टर्म है फाइनेंस का। सो जब पॉपुलेशन आपके लिए डिविडेंड बन जाए या पार्ट ऑफ प्रॉफिट बन जाए, तब उसको आप डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलेंगे कि जनसंख्या से मिलने वाला लाभ। वो लाभ कौन देगा? ये 40% पॉपुलेशन जो यूथ है। लेकिन इसके लिए मिनिमम कंडीशन फिर वहीं पर। क्लियर है? ये तीनों चीजें चाहिए। अब जब ये तीनों चीजें चाहिए तो गवर्नमेंट फोकस कहां से करेगी, कहां से स्टार्ट करेगी? अब गवर्नमेंट के लिए क्या है? एचआर प्लानिंग करनी है ना उसको, तो प्लानिंग वो कहां से करेगी? आप जब कॉलेज में जाएंगे, बोलो बोलो बोलो। हाँ, इसको हम बैकवर्ड लिंकेज कहते हैं। बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज। इधर जब जाएंगे तो फॉरवर्ड होगा, मतलब पीछे से ठीक करके आना। तो पीछे से ठीक कहां से होगा? आप एज अ पर्सन नो, और पहले आ जाओ जब आपका जन्म नहीं हुआ है, मतलब हम मदर को सबसे पहले ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो हम मदर पे पहले काम करेंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन वहीं से है ना, हेल्थ का। राइट? सो मदर पर हम पहले काम करेंगे। और महतारी जतन योजना,
छत्तीसगढ़ में, या फिर आप देखोगे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स, या फिर आप देखोगे मातृत्व योजना, मातृत्व लाभ योजना, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं। ये सब का फोकस कहां पर है कि हमारी पॉपुलेशन हेल्दी हो जाए। गॉट इट? अब ये पॉपुलेशन को हेल्दी बनाने के लिए हमने गांव में क्या किया, आंगनबाड़ी भी बना दिया। ठीक है, आंगनबाड़ी ये भी बना दिया। अब यहां पर मदर को भी और जो बच्चा है उसको भी, दोनों को बेनिफिट मिल रहे हैं वहां से। बच्चे के लिए अलग प्रोग्राम चल रहा है, मदर के लिए अलग प्रोग्राम चल रहा है। फिर मदर को आयरन टैबलेट्स, कैल्शियम के टैबलेट्स, ये सब हम दे रहे हैं वहां पर। हेल्दी फूड दे रहे हैं, महतारी जतन योजना में वही दिया जा रहा है। ठीक है ना। पोषण प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, वो भी इसी पर फोकस है। आ रहा समझ में? फिर आप देखोगे हर महीने की 9 तारीख को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनका स्कैनिंग, चेकअप, एवरीथिंग इज फ्री प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, राइट। फिर आजकल हम फोकस करें कि भाई फीटस का हेल्थ कैसा है, तो डिफरेंट स्टेजेस में स्कैनिंग होती है। उस स्कैनिंग से पता लग जाता है कि बच्चे में प्रॉब्लम है, तो उसको या तो टर्मिनेट कर दो या फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे, दोनों में से कोई एक बात होगी। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा MMR है या IMR है वो हम रिड्यूस कर रहे हैं। फोकस हमारा यही है, टॉपिक से आप भटकना नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड बना रहे हैं आप। ये होगा कब, जब हम इन सारी चीजों पर, और ये कहां पर लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP में क्या है हमारे पास, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और अब क्या आ गया, वेरी गुड, SDG आ गया हमारा। इस पे भी हम बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो ग्लोबली इन चीजों पर फोकस हो रहा है, क्योंकि ग्लोबली माना गया कि मदर की हेल्थ को ठीक कर लिया जाए तो बेबी का हेल्थ वैसे ठीक हो जाएगा। तो डिप्राइव्ड मदर है बेसिकली, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चा कमजोर है। फिर बच्चे पर कितना भी आप घी और तेल उंडेलते रहो, ठीक नहीं होगा, क्योंकि बाय बर्थ उसके डेफिशिएंसी है, राइट। तो आपने यहां ट्रीट किया मदर को ट्रीट करने के पहले आपने एनवायरमेंट क्रिएट किया। एनवायरमेंट मीन्स व्हाट, आंगनबाड़ी इज एनवायरमेंट। आशा दीदी का अपॉइंटमेंट आपने किया, फिर आपने मितानिन अपॉइंट किया। इसके लिए आपने प्रोग्राम क्या बनाया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। आ रहा समझ में? तो इन सब स्कीम्स का मकसद यही था, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा का फुल फॉर्म, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, राइट। तो आशा दीदी अपॉइंट किया, मितानिन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का है, जहां आशा नहीं है वहां मितानिन अपॉइंट किया। मितानिन है ना, शब्द पता होगा आप सभी को, फीमेल फ्रेंड को कहा जाता है। तो ये बेसिकली इनकी हेल्प कर रही है, मदर्स की। फिर हमने क्या बोला, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये बहुत पहले से चल रहा है। और डिलीवरी के टाइम पर हम क्या करते हैं, डिलीवरी के टाइम पर कैश रिवॉर्ड देते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए लेकर आएगा। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का फोकस कहां पर है, ये दोनों रिड्यूस करना, क्योंकि गांव में डेथ होने के चांसेस हैं, है ना। मदर एनीमिक हो गई या कुछ पॉइजन हो गया, व्हाटएवर, क्योंकि वहां पर अनट्रेंड लोग होते हैं ट्रेडिशनल स्टाइल में। अब अभी की मदर्स का स्टाइल चेंज हो गया ना। पहले तो अभी भी देखो, जो ट्राइबल वुमेन है या गांव की महिलाएं हैं, वो खुद बेबी डिलीवर करके नहा के आ जाती हैं तालाब में। सुना होगा, देखा होगा कभी, ऐसा है ना, गांव में अक्सर ऐसा होता है, कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए उनको। अभी भी ट्राइबल कम्युनिटी में ऐसा होता है, खुद बेबी को डिलीवर कर लेंगी, आ जाएंगी वहां से नहा वहां के, बढ़िया, बोला ये बच्चा आ गया भाई। और हमारे यहाँ आपको पता है 50 आदमी लगेंगे, है ना हॉस्पिटल में आना जाना, ये वो खूब, क्योंकि जो अर्बन स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, वो चेंज हो गई। आप उसमें कंफर्ट जोन में होते हैं, तो फाइनली फिर वो सिजेरियन के लिए वो लोग जाएंगे। सो एनीवेज, तो आप देखोगे MMR IMR रिड्यूस करना हमारा पर्पस है। अब जब हम ये चाहते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो इसका बैकवर्ड लिंकेज आप सोचो, क्योंकि ये आपके ट्रेंड लोग नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट ने ट्रेंड किया। जब इनको हम बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका थोड़ा सा बैकवर्ड लिंकेज सोचो। अब हमने और क्या किया है, अपने लास्ट 5 ईयर्स में वो डेवलपमेंट देखा है। कुछ एजुकेशन में हमने चेंज किया है, कुछ कॉलेजेस खुल रहे हैं ज्यादा, नो नर्सिंग कॉलेज सुना होगा, हर जिले में लगभग। क्यों बढ़ा रहे हैं हम, ये बैकवर्ड लिंकेज,
मैन पावर कहां से लाओगे आप? दिस इज कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग। क्योंकि जब आपको पता है कि हॉस्पिटल ज्यादा खोलने हैं तो ट्रेंड स्टाफ कहां से लाओगे? तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना पड़ता है ऐसी चीज को जिससे ट्रेंड स्टाफ निकल कर आए। ऐसे ही कभी हमने आईआईटी शुरू किया, जब हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडिया में होना है, फैक्ट्रीज बनेंगी, डैम बनेंगे, इंजीनियर्स कहां से आएंगे? तो हमें हाई लेवल पर वो इंस्टीट्यूशन बनाना है। जब हमने देखा हमारे देश में एलपीजी को एंट्री दे रहे हम, 90s में वैसे एलपीजी आया, उसके पहले से हम काम करना शुरू कर चुके थे, तो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स कहां से लाओगे? तो आईआईएम बनाओ। जब हमने देखा लॉ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो हमने एनएलयू क्रिएट किया। आई होप क्लियर है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमें बनाने पड़ते हैं। तो वैसे ही नर्सिंग कॉलेजेस को तो गवर्नमेंट ने देखा नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट चलाएगी या प्राइवेट को दिया है, कहा प्राइवेट को दो, प्राइवेट चलाएंगे इसको, सो दैट ज्यादा नंबर्स में स्टाफ नर्स पैदा हो। क्लियर? हमें ट्रेंड स्टाफ चाहिए ना, अभी बात हो रही है हमारी मैन पावर प्लानिंग, है ना। तो आप देखोगे यहां तक जाने के लिए कितना सारा काम करना पड़ा, कॉलेज खुलवाना पड़ा। तो कॉलेज का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या है कि हमें ट्रेंड स्टाफ मिल जाए, क्योंकि आप बड़े स्कीम में जा रहे हो, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हर गांव में हॉस्पिटल होंगे, स्टाफ कहां से लाओगे? एक नर्स एक डॉक्टर बैठे वहां पे, बोले भाई साहब हमसे नहीं हो पा रहा। फिर हमें एम्बुलेंसेज में जो 108 है उसमें भी नर्स और डॉक्टर्स चाहिए, उसके लिए भी स्टाफ नहीं हमें, तो हमें ट्रेंड स्टाफ चाहिए। तो आप गवर्नमेंट का स्टाइल समझो वर्किंग का कि हमें 10 साल 15 साल आगे की सोचनी पड़ती, तब जाके ये चीजें हो पाती। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ पर, तो हमने क्या किया, पीछे से काम करना शुरू किया। अब जब बेबी डिलीवर हो गया तो अब उसका न्यूट्रिशन फिर से आंगनवाड़ी से डिसाइड होगा। छत्तीसगढ़ में अब हम क्या करते हैं, वजन तिहार, ठीक है, बच्चे का, क्योंकि वो न्यूट्रिशन लेवल उसी से हमको पता चलता है कि बच्चा हेल्दी है अनहेल्दी है, राइट, वो हमने किया। एंड देन फाइनली अब हमें क्या करना है कि बच्चे के हेल्थ पर पोलियो वैक्सीनेशन, इसमें एक प्रोग्राम आता है, नाम सुना होगा, इंद्रधनुष, नाम सुना है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कुछ चीजें फ्री हैं, कुछ चीजें पेड हैं। प्राइवेट में जाओगे तो पेड है, गवर्नमेंट में जाओगे तो फ्री है, तो दोनों स्टाइल है। तो आप देखोगे इसको हमने इसको मिशन मोड कहा जाता है। हमने इसको कैसे चलाया? मिशन मोड में चलाया पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जब ये शुरू हुआ था तब आपका ध्यान नहीं गया होगा उस टाइम पे, जब ये शुरू हुआ तो 2002-03 में स्टार्ट हुआ। क्लियर है? और इस प्रोग्राम को मिशन मोड बोलने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने एक डेट फिक्स कर दिया। सपोज इन्होंने कहा 15 फरवरी, पूरे इंडिया में जबरदस्त इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया, 15 फैब को पिलाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जबकि पोलियो ड्रॉप आप कभी भी पिला सकते हो साल भर में, लेकिन इन्होंने टारगेट बनाया पूरे इंडिया में एक डेट, और इन्होंने कोल्ड चेन बनाया। छोटा साइज बॉक्स होता है उसमें वैक्सीन रखना, क्योंकि उसको मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, राइट। और पूरे इंडिया में कोल्ड चेन बनाया, टीचर्स, नर्स, डॉक्टर्स सबकी ड्यूटी लगा दी। क्लियर है? बस में, गार्डन में, कहीं पर भी जाना है, और वो घूमते घूमते सबको वैक्सीन पिला रहे हैं उस दिन। और लोगों में भी डर पैदा हो गया कि भैया आज वैक्सीन पिलाओ नहीं तो बच्चा उसको पोलियो हो जाना है। गवर्नमेंट ने ऐसा माहौल बना दिया। क्लियर है? इससे क्या हुआ, पैनिक में सब लोग अपने बच्चे को लेकर पहुंचने लगे कि पोलियो कहां पर पिलाया जा रहा है। और ऐसा करते करते फाइनली WHO ने हमें पोलियो फ्री सर्टिफिकेट दे दिया। आ रहा है समझ? तो ये प्लानिंग थी यहां पर लेकर आने की। दिस इज वन एग्जाम्पल। अब ऐसा करके हमने क्या किया, मिशन मोड में हेल्थ पर फोकस किया। अब बच्चा हमारा हेल्दी तैयार हो गया, अब उसके एजुकेशन पर फोकस करना है कि उसके घर के नजदीक, तो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन पर हमें बात करनी। तो अब हम क्या करेंगे, सर्व शिक्षा अभियान टाइप के प्रोग्राम चलाएंगे, एजुकेशन फॉर ऑल टाइप के प्रोग्राम चलाएंगे। वो हमने चलाया भी, और इसका बेनिफिट ये हुआ कि सारे बच्चे धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू करते हैं। जो नहीं जा रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है, घर के नजदीक स्कूल होना चाहिए, ये सारी चीजें होने लगी। और फ्री में फिर यहीं पर आप देखोगे कि हमने 1988 क्या किया, इसमें कोई अमेंडमेंट, मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं, सॉरी 2002 है, 86 अमेंडमेंट, ठीक है। आर्टिकल 21A आया, हाँ ठीक है। फिर 45 आया और 51A का के स्मॉल वाला,
ये हम लेकर आए। क्लियर है? और यहां से आप देखोगे राइट टू एजुकेशन, और इसका एक्ट फाइनली पास होता है 2009 में। क्लियर है? ये सब भी एफर्ट्स हमने चालू कर दिया, क्योंकि फाइनली हमें जाना कहां था? डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो हेल्थ पर तो काम हो गया, अब एजुकेशन पर काम होना। फिर आपने वो टाइम नहीं देखा है, पुराने टाइम में, आज से ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक, 20-25 ईयर्स बैक, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बहुत अच्छा चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन अब उतना हाईलाइट नहीं करती गवर्नमेंट। तो गांव-गांव में लोग पढ़ाने जाते थे रात में, क्योंकि लेबर क्लास दिन में तो काम करते हैं, फिर इवनिंग में उनकी क्लास लगती थी। ठीक है? टीवी में लाइव प्रोग्राम, लाइव तो नहीं था, प्रोग्राम आता था जिसमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। क्लियर है? जैसे बिल्कुल ऐसे लाइन खींचना सिखाया जाता था, कमला का क लिखना है तो ऐसे गोल बनाओ, फिर ऐसा बना के आधा इसको मिटा दो, लाइक दैट, ऐसे प्रोग्राम आते थे टीवी पर। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, ऐसा नहीं आज जो देख रहे हो आप वो तो अपडेटेड वाला टाइम है, पीछे बहुत सारा काम हुआ है। तो एनीवेज, तो ये सारे प्रोग्राम्स का पर्पस यही था कि हमें फाइनली पहुंचना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड तक पहुंचना है। गॉट इट? और यहां तक लाने के लिए बैकएंड पर बहुत सारा काम हुआ, एजुकेशन पर काम हुआ, स्कूल खोला हमने, फिर इसके बाद हमने क्या किया? शिक्षा कर्मी जैसी योजना लेकर आए, जिसमें मास लेवल पर रिक्रूटमेंट होने लगा। फिर गवर्नमेंट के ढेर सारे प्रोग्राम आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोग्राम आया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम आया, फिर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, फिर इसके बाद कस्तूरबा गांधी विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, अब तो ढेर सारी स्कीम्स आ चुकी हैं। फिर इनमें देखा गया कि फ्री में एजुकेशन दिया जाए, तो राइट टू एजुकेशन की बात हुई, यूनिफॉर्म, बुक्स, ये सब कुछ फ्री में दिया जाए, क्योंकि माना गया कि जब ये फ्री में देंगे तभी जाकर इसमें रिवोल्यूशन आएगा, क्योंकि लोगों के अंदर वो जरूरत डेवलप नहीं हो रही है कि एजुकेशन क्यों चाहिए। अच्छा, गांव के जो लोग हैं उनमें माइंड सेटअप कैसा था कि जितने बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चों का आना बहुत कैलकुलेटेड नहीं था, साइंटिफिक नहीं था कि बच्चे चाहिए। अब तो कपल्स प्लान करते हैं, प्लान होता, अभी पहले प्लान कुछ नहीं होता था, आ गए है ना, फिर क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, जो बनना है बन गए। तो उस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं था कि बच्चे हैं क्यों और कितने होने चाहिए, ये सब गिनती नहीं थी, बच्चे आ गए, दैट्स इट। तो बच्चों के आने का मतलब 2 हाथ मिल गए काम करने वाले, ऐसा पर्पस था पहले। और बच्चा जैसे ही 6-7 साल का हुआ उसको काम करना है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसको रोकना जरूरी है। तो धीरे से हमने क्या किया? पॉपुलेशन कंट्रोल पर हम बात करना शुरू करते हैं, और इंडिया पहला देश था जिसने फैमिली प्लानिंग पर काम किया था। ठीक है ना? अपने 5 ईयर प्लान में हमने इसको डाला, और इसी में आप देखते हो संजय गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर कि पकड़ पकड़ के इन्होंने लोगों को ले गया स्टरलाइज कराने के लिए, है ना। तो वो भी एक इशू हमारे देश में दिखाई देता है। बट फाइनली लोगों ने वो हम दो हमारे दो वाला नारा चल पड़ा, गली गली गांव गांव में सब लिखा जाने लगा, है ना, ऐसे स्लोगन लिखा जाता था उस जमाने में। बहुत कुछ हुआ कंट्रोल करने के लिए। फाइनली उस वक्त तो नहीं समझ में आया, लेकिन अभी आप देखोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ अब हमारा धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगा। क्लियर है? हालांकि कम्युनिटी वाइज अलग अलग डेटा आता रहता है, बट वो डेटा सारा करप्टेड डेटा है। कुल मिला के आप देखोगे सभी जगह अब लोग मानते हैं कि भाई 1 या 2 बच्चे काफी हैं। ठीक है, बहुत ही कोई बददिमाग व्यक्ति होगा तो उसको पता ही नहीं कि घर में कितने बच्चे हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर रिक्शे वाला भी अब सोचता है कि नहीं भाई 1 बच्चे को हम पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और 1 बच्चा है तो काफी है। तो अब वो स्टेबलाइज हुआ लास्ट 30-40 ईयर्स में जो हमने काम किया, क्योंकि एजुकेशन कैसे दोगे, खाना पीना कहां से दोगे, ये सारे कंसर्न्स होने लगे, और धीरे से हमने स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पंचायत को। क्लियर है? तो अब पंचायत में कमेटीज होती, समिति होती गांव में, वो लोग एजुकेशन को हैंडल करें। एजुकेशन मींस एटलीस्ट डेली का मैनेजमेंट। फिर इसमें हम टेक्नोलॉजी लेकर आए, और ऐसा करते करते कोविड तक आते आते हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी इसमें इंजेक्ट कर दिया, है ना। बोल टू के बोल सुना होगा, छत्तीसगढ़ में चालू हुआ, पढ़ाई तुहर द्वार ये प्रोग्राम चालू हुआ, ये सब भी ध्यान रखना है। और फिर अब जाके ऑनलाइन एक इसका पैरेलल सिस्टम डेवलप हो चुका है। गवर्नमेंट भी मानती है ये चाहिए, आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट के जितने भी एजुकेशन के साइट्स हैं वहां पर लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डाल दिए गए। आपके कॉलेज का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, बीए, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीएससी सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं। आपने कभी नहीं देखा बात अलग है, बट अच्छे हाई क्वालिटी के लेक्चर्स रिकॉर्डेड है। भले वो देख के पढ़ रहे होंगे लेकिन रिकॉर्ड हो गया है ना। तो आप देखोगे वो सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फ्री में अवेलेबल हैं गवर्नमेंट साइट्स पर। एआईसीटी की साइट पर चले जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में चले जाओ, यू विल फाइंड ऑल द लिंक्स, सारे वीडियोस हैं वहां पर। आ रहा है समझ में?
तो गवर्नमेंट खुद उसको चाहती है कि डिजिटल करना, क्योंकि उनको भी पता है कि डिजिटल करने से ही मास लेवल पर ये पहुंचेगा। आ रहा समझ में? तो इंटरनेट का पावर गवर्नमेंट ने भी समझा, आपने भी समझा, पूरी दुनिया ने समझ लिया। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि एक रेवोल्यूशन आ गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, YouTube से देखकर बहुत सारे लोग स्किल्ड हो गए कई सारी चीजों में हुए हैं, ये भी आप भी मानते हो। वीडियो एडिटिंग है ना, सॉन्ग एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, काइंड ऑफ बहुत कुछ लोग सीख रहे हैं अब। तो ड्यू टू इंटरनेट अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, क्योंकि लोग खुद सीख रहे हैं। क्योंकि हमें ये तीनों करके फाइनली इनको डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाना है कि देश को फायदा हो और आपको फायदा हो। आपको फायदा कब होगा? जब आप स्किल्ड हो जाओगे, कुछ काम मिलेगा। तो स्किल्ड होना जरूरी। अब यहां तक फोकस किया गवर्नमेंट ने, पहले प्राइमरी एजुकेशन पर, फिर मिडिल एजुकेशन पर, फिर हायर एजुकेशन पर गवर्नमेंट का फोकस है। आपको पता होना चाहिए इंडिया में हायर एजुकेशन का परसेंटेज सिर्फ 2%, मतलब पूरा जो क्राउड है हायर एजुकेशन में सिर्फ 2% लोग जा पाते। सोचो कितना पुअर डेटा है हमारा। हम बात करें, मान लो 50 करोड़ भी हमारे स्टूडेंट वाला क्राउड होगा सपोज, तो सिर्फ 2% लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं। सो बैड है ना, काफी बेकार डेटा है 2%। तो कितना पुअर है अभी हमारा परफॉर्मेंस। सो गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही कि कम से कम आप 12th तक तो पढ़ लो आप, उसके बाद में देखेंगे कॉलेज होता है या नहीं। क्लियर? तो 12th तक का फोकस हमारा ज्यादा है। हालांकि अब गवर्नमेंट हायर एजुकेशन पर फोकस करे, जैसे गांव-गांव में कॉलेजेस खुल रहे हैं, कॉलेज की बिल्डिंग खुल रही है। अभी लास्ट 6 मंथ पहले मैं कुछ महासमुंद के कुछ गांव में गया, तो मैंने देखा स्कूल और कॉलेज एक साथ चल रहे हैं। तो स्कूल का क्लासरूम कैसा होगा, मतलब इसके 4 डिवाइड कर दो इस क्लासरूम का, तो उतना स्कूल का होता है, ठीक है, या 2 में डिवाइड कर दो, उतने में कॉलेज वाले बच्चे बैठे हैं। स्कूल का जो टेबल चेयर होगा कैसा होगा, या दरी होगी या छोटे टेबल्स होंगे, उनमें कॉलेज वाले बच्चे बैठे हैं। तो ऐसा हमारा फोकस है। मैंने पूछा बिल्डिंग आपकी कहाँ बन रही है, कब बनेगी? 5 साल से बन रही है। तो ये सोचो हायर एजुकेशन का हमारा, अब उस कॉलेज से जो बच्चा पढ़ा है और आप कम से कम पंडित रविशंकर से पढ़े हैं और जो DU से पढ़ा है, 3 लेयर के हो गए। तो फाइनली आपकी किस्मत में जो आया वहीं से आप बने। आपकी किस्मत में वाला स्कूल आया तो आप वैसे बन गए, आपकी किस्मत में रविशंकर आया तो आप वैसे बन गए, जिसकी किस्मत में DU आया वो DU जैसा बन गया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज ये आपकी किस्मत को तैयार कर रही है ऐसा। यही चीज फॉरेन में उल्टा है। वो लोग क्या करते हैं, जो फैसिलिटीज DU में है, JNU में है, वो गांव तक भी अवेलेबल है। हालांकि ठीक है, उनके यहां पर भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ये सब भी है, लेकिन कैम्ब्रिज के नीचे लेवल के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज लगभग सभी स्टेट्स में। आ रहा समझ में? कैम्ब्रिज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कैम्ब्रिज के 19-20 बहुत सारे। हमारे यहां पर एक ही है DU, बाकी उसके पैरेलल कोई नहीं है। तो हमारा फोकस एक बना दिया, खत्म हो गया। अरे इंडिया 150 करोड़, बहुत सारे कॉलेज चाहिए ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी चाहिए। तो अभी हमारा फोकस हायर एजुकेशन पर वैसा नहीं गया। इसीलिए आप देखोगे रिसर्च स्कॉलर्स हमारे बहुत पुअर है। ठीक है, मैंने जो PhD की उसमें जो थीसिस लिखा उसको मैंने ही पढ़ा और कोई नहीं पढ़ा है, और कोई पढ़ेगा भी नहीं। क्लियर? क्योंकि टाइम पास है हमारे यहाँ, आप सबमिट कर दो उसको कोई नहीं देखेगा। फिर कितना भी हाई लेवल बोर्ड बैठाओ और कितनी भी अच्छी बात आप लिखे हो, कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि हमारे वो माहौल ही नहीं। हमारे रिसर्च करके बेरोजगार होना है ना। तो इसलिए रिसर्च में लोग उतने ही तक करते हैं जितने में पैसा कमा लें, बाकी फिर बाहर UPSC तैयारी करो, PSC तैयारी करो, आदमी फिर फाइनली जॉब ढूंढता है। इसीलिए आप देखोगे नोबेल प्राइज लेने वाला इंडिया में नहीं बैठा रहता, वो उधर ही बैठता है और वहां से नोबेल प्राइज लेकर भारत में फिर भारत रत्न मिल जाता है उसको। कभी आपने नहीं देखा होगा ना इंडियन सॉइल पर बैठकर कोई भारत, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं फैसिलिटीज हमारे यहाँ कम है, उस तरह से नहीं है रिसर्च स्कॉलर्स की, जबकि टैलेंट भरा पड़ा है हमारे यहाँ। ठीक है, और अच्छा अच्छा टैलेंट है, लेकिन वो जॉब के चलते, जैसे अंशिका पांडे 2012-13 में डिग्री गर्ल से पढ़ी है, वो 2nd रैंक थी CGPSC में, वो शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ UPSC, बहुत टैलेंटेड बच्ची थी वो। तो पहले DSP हुई, फिर उसके बाद डिप्टी कलेक्टर निकाला, 2nd रैंक। ठीक है, 12 या 13 की बात है, फोटो में देख सकते हैं आप। उनको न्यूजीलैंड में रिसर्च का ऑफर आ गया था,
क्योंकि उनका साइंस बहुत अच्छा था। आई मीन शी वॉज फ्रॉम BSc बैकग्राउंड, तो बायोटेक में वो रिसर्च कर रही थी। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा करियर है, जाओ बढ़ो आगे। तो जब सिविल सर्विसेज में फोकस आ गया तो जॉब करनी है, तो फाइनली शी वेंट फॉर PSc और छोड़ दिया वो वाला करियर, जबकि बहुत अच्छी रिसर्च स्कॉलर हो सकती थी। लेकिन पॉइंट क्या था कि उसमें करियर नहीं है, इंडिया में आ भी गए वापस तो कौन देगा सैलरी, तो हमारे दिमाग में वो सारी इनसिक्योरिटीज हैं। सो एनीवेज बैक टू द बेसिक्स। तो आप देखोगे इसका पर्पस यही है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बने और देश में हम कंट्रीब्यूट करें, ये हमारा बेसिक पर्पस। तो मैं यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश करता हूँ। आई होप क्लियर है पूरा, एक है ना सर्कल हमने तैयार कर लिया एजुकेशन कर, और फाइनली जाना कहाँ है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की ओर जाना।